फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एफिशिएंसी वेज थ्योरी। एफिशिएंसी वेज थ्योरी का टॉपिक असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के अंडर ही आता है। बेटा, इससे पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन में ये स्टडी किया हुआ है कि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है ना, कमोडिटी की प्राइस जैसे कि वेज रेट जो है वो वहाँ पर डिटरमिन होती है जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर होते हैं, वो इक्विलिब्रियम वेज रेट होती है। और इस वेज रेट को कम्पिटिटिव वेज रेट भी कहा जाता है, यानी कि वो वेज रेट जो परफेक्ट कंपटीशन में डिटरमिन होती है, और यही इक्विलिब्रियम वेज रेट होती है। बट एफिशिएंसी वेज थ्योरी ने ये कहा है कि जो एक्चुअल में वेज रेट है मार्केट में प्रिवेल करती है वो इस कम्पिटिटिव वेज रेट से ऊपर होती है, जिसे एफिशिएंसी वेज रेट कहा जाता है। ये जो वर्कर्स हैं उनको उनके जो एम्प्लॉयर है वो डेलिबरेटली हायर वेज रेट देते हैं। वो इसलिए हायर वेज रेट देते हैं ताकि वर्कर्स काम को शर्क ना करें, मतलब काम चोरी ना करें। इनके अकॉर्डिंगली अगर वर्कर्स को सिर्फ कम्पिटिटिव वेज रेट दी जाती है तो इट मीन्स उनको पूरा इंसेंटिव होता है कि वो काम में शर्क करें। बट अगर उनको कंपनी थोड़ी सी ज़्यादा वेज रेट देती है तो उस सिचुएशन में वर्कर्स को डर रहता है कि अगर हमने कहीं पर भी अपने काम में शर्क किया तो उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा और उस वेज रेट पर, उस हायर वेज रेट पर कहीं और काम नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरी कंपनी में सिर्फ उनको कम्पिटिटिव वेज रेट मिलेगी। तो इसलिए डेलिबरेटली वर्कर्स को हायर वेज रेट दी जाती है एफिशिएंसी वेज थ्योरी के अकॉर्डिंगली। और वो वेज रेट जो कि कम्पिटिटिव वेज रेट से ज़्यादा है, मीन्स जिस वेज रेट पर वर्कर शर्क नहीं करते, उसको एफिशिएंसी वेजेस कहा जाता है। इस एफिशिएंसी वेज रेट को हम एक डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर को लिया, वर्टिकल एक्सिस पर वेज रेट को लिया। एफिशिएंसी वेज थ्योरी में लेबर की सप्लाई को फिक्स्ड माना गया है। SL जो है लेबर की सप्लाई है, इसको N नॉट नीचे शो कर दिया। दिस इज़ द कर्व शोइंग demand for labor, and this E0 is equilibrium point where demand for labor and supply of labor curves are cutting each other, and this OW is the equilibrium competitive wage rate, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में डिटरमिन होती है, जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर है। एक यहाँ पर नो शर्क कंस्ट्रेंट भी हम ड्रॉ करते हैं, इसको NSC नो शर्क कंस्ट्रेंट कहा जाता है। एक यहाँ पर वेज रेट आगे इक्विलिब्रियम, और एक यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं W1 W2, 3 लेवल ऑफ वेजेस हम शो करेंगे। यहाँ इस पॉइंट को नेम दिया C, दिस इज पॉइंट J, दिस इज पॉइंट H, दिस इज पॉइंट E, A और B। ये नो शर्क वाला थोड़ा सा चलो, ये B पॉइंट है, और यहाँ A से एक लाइन ड्रॉ करी हमने N नॉट, E से ड्रॉ करी हमने N1, और ये J से ड्रॉ करी N0 ये था, ये N1, N2 और N3। अब जैसे कि हमने ये कहा कि अगर परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करे तो वेज रेट, कम्पिटिटिव वेज रेट OW 0 होनी थी। बट क्योंकि एम्प्लॉयर स्टिग्लिट्स के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर वर्कर्स को OW से थोड़ी ज़्यादा वेजेस देगा, और ये एफिशिएंसी वेज रेट मतलब वो वाली वेज जिस पर वर्कर्स शर्क नहीं करेंगे, वो वेज रेट इज़ इनवर्सली related to level of
अनएम्प्लॉयमेंट दैट प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी। मतलब अगर तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करती है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो एफिशिएंसी वेज जो है वो लो होगी। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लो है तो एफिशिएंसी वेज रेट हाई होगी। मींस अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, दोबारा इस चीज़ को समझो, अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम है यानी कि लोग काम के लिए नहीं मिलते, तो एम्प्लॉयर को वर्कर्स को ज़्यादा एफिशिएंसी वेज देनी पड़ेगी ताकि वो काम में चोरी ना करे, वर्क में शर्किंग ना करे। बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड पड़े हैं, तो कम एफिशिएंसी वेज देकर भी काम चल सकता है नो शर्किंग का। तो इसलिए द लेवल ऑफ एफिशिएंसी वेज इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम एक डायग्राम, यही वाली डायग्राम से समझाते हैं, सेम डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर देखें, देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा ये कम्पिटिटिव वेज रेट है, और इस क्योंकि यहाँ पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर हैं, ये सप्लाई ऑफ लेबर फिक्स्ड माना है, ये डिमांड फॉर लेबर है, तो ये कम्पिटिटिव वेज रेट है। बट जो एक्चुअल वेज रेट होगी वो इससे ज़्यादा होगी। तो हमने 3 लेवल शो किए हैं उसके, W1, W2, W3। एट W1 वेज रेट जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो है दिस मच, AG इज़ एक्चुअल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, sorry, actual level of, ये demand for actual level of employment is BG. This is actual level of unemployment, but the level of unemployment that is needed for the workers not to shirk is AG level of unemployment है। अगर वेज रेट W2 है तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट भी EU है और नो शर्किंग वाली अनएम्प्लॉयमेंट भी EU है। अगर वेज रेट बहुत हाई है, W3 है, तो एक्चुअल जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है वो CH है, बट जो लेवल नो शर्किंग के लिए चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वो JH है। इट मीन्स जितना ये लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर शर्किंग वेज रेट कम होगी। तो जैसे नो शर्किंग अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ये वाला है तो वेज रेट W1 है। अगर नो शर्किंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो कम हो गया तो रियल वेज रेट, जो वेज रेट है वो बढ़ जाएगी। अगर नो शर्किंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कम है तो वेज रेट बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी। तो इसलिए मेजर कंट्रीब्यूशन स्टिग्लिट्ज़ का ये है कि उनके अकॉर्डिंगली जो वर्कर्स को एम्प्लॉयर वेजेस देता है वो कम्पिटिटिव वेज रेट से ज़्यादा होती है, और उस वेज रेट पर वर्कर्स अपनी फुल एफिशिएंसी में काम करते हैं। बट अगर उनको सिर्फ कम्पिटिटिव वेज रेट दी जाए तो वर्कर्स की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इस चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की एग्जांपल भी शो करी हुई है कि 1914 में हेनरी फोर्ड ने, जो फोर्ड कार के जो प्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने वर्कर्स की जो सैलरी है ना वो $2.34 से बढ़ाकर $5 कर दी। तो उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने वर्कर्स की सैलरी डबल कर दी, बट उनका ऐसा करने से जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव निकला और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 51% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करी। ठीक है, तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन है एफिशिएंसी वेज थ्योरी का। थैंक यू सो मच।